Hello, students. I hope that you all are fine, and I wish that all of you are in regular touch of your study. So, today we are going to start our next chapter of English, chapter number 6, and the chapter is The Man Who Made Laughter a Profitable Business. In this chapter, we will know about a person who earned a lot of money, who earned a lot of money just to make, to spread, to expose a smile on others face, जिसने दुनिया को हंसाकर, जिसने दुनिया के चेहरे पर खुशी लाकर पैसा कमाया। ऐसे इंसान के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन उस इंसान ने जीवन की शुरुआत में काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी समस्याएं झेली। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसे ही इंसान की कहानी जिसका नाम है चार्ली चैपलिन। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, कंप्लीट नेम है चार्ली स्पेंसर चैपलिन। तो यहाँ पे बताया गया कि इन लाइफ, जीवन में, वी नीड पीपल हु मेक अस लाफ एट देयर जोक्स। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो हमें हंसाएं, हमें अच्छी अच्छी बातें बताएं। दिस पीपल ऑलवेज सीम टू बी स्माइलिंग एंड लाफिंग। ऐसे लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते दिखाई देते हैं। वी गेट सो कैरिड अवे बाय देयर exterior happiness that we don't take the effort to find out what lies behind those smiles। और हमें सिर्फ उनकी उस समय स्माइल दिखाई देती है, हम नहीं जानते कि वास्तव में उस स्माइल के पीछे का राज क्या है, उसकी उस हंसी के पीछे क्या दिक्कतें हैं, उसकी उस खुशी के पीछे कितना दुख है। अब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और ऐसे ही एक इंसान के बारे में जानेंगे जिसका नाम था चार्ली स्पेंसर चैपलिन। चार्ली चैपलिन की आपने बहुत सी मूवी, बहुत सी वीडियोस, बहुत से रील्स देखे होंगे। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने लोगों को हंसाया और बिना एक भी वर्ड बोले। ही नेवर स्पीक अ सिंगल वर्ड इन हिज वीडियो। उन्होंने कभी भी अपनी वीडियोस में एक शब्द तक नहीं बोला और सिर्फ एक्शन के तौर पर, और सिर्फ अपने एक्शन के तौर पर इन्होंने लोगों को हंसाया है। आइए शुरू करते हैं। चार्ली स्पेंसर चैपलिन, वन ऑफ द बिगेस्ट आइकन्स ऑफ द साइलेंट फिल्म एरा। जो बिल्कुल चुपचाप वाली फिल्में थी, साइलेंट जो फिल्म थी, उनके एक सबसे दिग्गज एक्टर के तौर पर इनको जाना जाता है। ही वॉज बोर्न इन लंदन ऑन अप्रैल 16, 1889। इनका जन्म लंदन में हुआ था और इनका जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन में हुआ था। ही वॉज बोर्न टू ए मदर who struggled to make ends meet as Chaplin's father abandoned the family after his birth। और इनका जन्म ऐसी माता से हुआ था जिन्होंने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन यापन करने के लिए, रोजी रोटी के लिए, खाना खाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। अब ये संघर्ष किया क्यों? क्योंकि जब चार्ली चैपलिन का बर्थ हुआ, जब चार्ली चैपलिन का जन्म हुआ, तो उस दौरान चार्ली चैपलिन के फादर ने, उनके पिता ने इनको घर से निकाल दिया, इनको त्याग दिया था। ही ग्रू अप विद हिज एल्डर हाफ ब्रदर सिडनी एंड हिज मदर अ वॉडविलियन एंड म्यूजिक हॉल सिंगर हु वेंट बाय द स्टेज नेम लिली हार्ले। अब इनकी जो पैदाइश हुई है, जो बड़े हुए अपने सौतेले भाई के साथ हुए, सौतेले भाई का नाम क्या था? सिडनी था। इनके सौतेले भाई का नाम सिडनी था। उनके साथ इन्होंने अपना जीवन शुरू किया, बड़े होने लगे। इनकी माता एक थिएटर में काम करती थी, इनकी मदर एक थिएटर में काम करती थी। वॉडविलियन होता है बेटा, वॉडविलियन यू कैन से इट इज़ अ परफॉर्मिंग थिएटर। यहाँ पर लोग परफॉर्म करते हैं और उसका जो आर्टिस्ट होता है उसको वॉडविलियन कहते हैं। ठीक है, वॉडविलियन इज़ अ थिएटर, एक थिएटर है जहाँ पर आप अलग अलग एक्टिविटी, वहाँ पर आप डांस भी करते हैं, वहाँ पर आप कॉमेडी भी करते हैं, वहाँ पर आप एक्शन भी करते हैं, तो उसको वॉडविलियन कहते हैं। एंड म्यूज़िक हॉल सिंगर, और एक सिंगर भी थी जिनका स्टेज का नाम, मतलब जहाँ वो काम करती थी वहाँ पे उनका नाम, स्टेज का नाम लिली हार्ले था। क्या नाम था? लिली हार्ले। चैपलिन वेंट फ्रॉम रैग्स टू रिचेस आफ्टर साइनिंग अप विद द एसएनए कंपनी एंड हायरिंग हिज ब्रदर सिडनी एज हिज बिजनेस मैनेजर। जब चार्ली चैपलिन ने अपनी कला को फैलाना शुरू किया, उन्होंने कॉमेडी करना शुरू की, उन्होंने लोगों को हंसाना शुरू किया, तो उन्होंने बहुत पैसा कमाया। अब वो गरीब से अमीर की ओर बढ़ने लगे थे, अब वो गरीब से अमीर की ओर बढ़ने लगे थे।
अब इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते गरीब से अमीर की ओर बढ़ रहे थे, तो उनके पास बहुत पैसा था। उन्होंने अपना बिजनेस मैनेजर अपने भाई सिडनी को अपॉइंट किया। उन्होंने अपने सौतेले भाई सिडनी को अपना बिजनेस मैनेजर अपॉइंट किया। उसके बाद ये यहाँ पर ओवरव्यू हो जाता है। अब डीपली पढ़ते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था, एक्चुअल में कैसे चार्ली चैपलिन यहाँ तक पहुँचे और ये सब चीज़ें कैसे की। अब यहाँ पर इनकी अर्ली लाइफ के बारे में कि भाई जो इनका शुरुआती जीवन था वह कैसा था। हना चैपलिन, हना चैपलिन कौन? इनकी मदर का नेम। हना चैपलिन इनकी मदर का नाम था, जिसका स्टेज का नाम लिली हार्ले था। फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड हर सेकंड बोर्न टू स्पॉटलाइट इन अ स्टेज परफॉर्मेंस व्हेन चार्ली वाज जस्ट 5। इन्होंने अपना दूसरा जीवन, दूसरा मतलब भाई पहले शादी हो गई, शादी से पहले ये एक्टिंग करती होंगी थी, तो जब दोबारा शादी के बाद जब ये चैपलिन हो गए, इनको रेस्ट चाहिए था, तो उसके बाद जब ये दोबारा 5 साल के, जब चार्ली चैपलिन 5 साल के थे, तब इनकी माताजी ने दोबारा स्टेज परफॉर्मेंस करना शुरू किया। जब चार्ली चैपलिन 5 साल के थे तो इनकी माताजी, जिसका नाम था हन्ना चैपलिन, उन्होंने दोबारा से अपना करियर शुरू किया। हन्ना lost her voice during the performance and this prompted the manager to push a young Chaplin to woo the audience। अब एक परफॉर्मेंस करते करते क्या हुआ कि हन्ना चैपलिन की आवाज़ चली गई, हन्ना चैपलिन की आवाज़ चली गई, लेकिन स्टेज शो चल रहा था, तो क्या करते। तो प्रबंधक ने, जो मैनेजर था, उसने कहा कि जाओ अपने बेटे को स्टेज पे उतारो। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बार चैपलिन को गाना गाते हुए सुना था, क्योंकि मैनेजर ने एक बार चैपलिन को गाना गाते हुए सुना था, तो उन्होंने सोच भी लिया था कि भाई जो ये परफॉर्मेंस चल रही है, इस परफॉर्मेंस के बाद मैं हना को हटाकर और चैपलिन को स्टेज पे उतारूंगा। हना को रिप्लेस कर देंगे, और रिप्लेस किससे करेंगे? चार्ली चैपलिन से करेंगे, उनके बेटे से करेंगे। लेकिन वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाए, और पहले ही उस परफॉर्मेंस के दौरान ही उनकी आवाज़ में दिक्कत आ गई, ख़राब हो गई। तो वहाँ पर मैनेजर ने कहा हन्ना से कि जाओ अपने बेटे को भेजो, वो ऑडियंस को अट्रैक्ट करेंगे, वो ऑडियंस को खुश करेंगे, वो ऑडियंस का इंटरेस्ट पैदा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हन्ना आई, उसने, मैनेजर ने चैपलिन को पकड़ा और स्टेज पर धकेल दिया कि जाओ भाई अपना काम करो। ठीक है, उनको पता क्या था, क्योंकि पहले वो देख चुके थे कि भाई यहाँ चैपलिन गाना गा लेता है, अच्छा गाना गाता है। ठीक है, द यंग बॉय, अब जो ये लड़का था चैपलिन, वोट द ऑडियंस विद हिज नेचुरल विट। इसने अपनी अदाकारी से, अपनी टैलेंट से जो वहाँ जनता बैठी थी उसको इसने बड़ा आकर्षित किया, उसको इसने बड़ा खुश किया। ही इवन इमिटेटेड हिज मदर्स क्रैकिंग वॉइस टू गिव अ कॉमेडिक एंगल टू हिज परफॉर्मेंस। यहाँ तक कि उसने क्या किया, अपनी जो मदर थी उसकी आवाज़ों की भी नकल की, उनकी कर्कश आवाज़ों की नकल की, इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें अपनी माता जी की आवाज़ की भी नकल की। बट दिस एपिसोड मीट द एंड फॉर अनास कैरियर। और ये जो एपिसोड था, ये जो स्टेज शो था, जो परफॉर्मेंस थी, ये उसकी माता जी के लिए आखिरी परफॉर्मेंस बनी। यहाँ पे उनकी स्टेज लाइफ का एंड हो गया, यहाँ पर उन्होंने काम करना बिल्कुल छोड़ दिया। हर सिंगिंग वॉइस नेवर रिटर्न, अब उनकी जो आवाज़ थी वह कभी वापस नहीं आई। एंड सी इवेंचुअली रैन आउट ऑफ मनी, अब उन्हें पैसे की भी दिक्कत होने लगी। अब क्या हुआ, चार्ली एंड सिडनी हैड टू मेक अ न्यू टेम्पररी होम फॉर देमसेल्व्स इन लंडन्स टफ वर्क हाउसेज। अब चार्ली ने और सिडनी ने, दोनों भाइयों ने मिलकर एक नया और टेम्पररी घर बनाया अपने आप, अपने लिए, अपनी माताजी के लिए। कहाँ पर? लंदन की जो वर्क हाउसेज थे उनमें। लंदन के वर्क हाउसेज में आपके चैपलिन और सिडनी ने आपस में मिलकर अपने रहने के लिए, अपने लिए घर बनाया, क्योंकि अब मदर की आवाज़ चली गई थी, वो गा नहीं पाती थी, तो न गाने की वजह से उन्हें क्या हुआ, अब थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। करियर, करियर क्या है, अब कैसे वो बुलंदियों तक पहुँचे, कैसे वो बुलंदियों तक पहुँचे। इंस्पायर्ड बाय हिज मदर्स लव फॉर स्टेज, क्योंकि उन्होंने देखा था कि उनकी माता जी को स्टेज से कितना प्यार था। चार्ली चैपलिन जानते थे कि उनको, जो उनकी माता जी हैं, उनको स्टेज से कितना ज़्यादा प्यार है। चैपलिन डिसाइडेड टू एंटर द शो बिजनेस,
तो चैपलिन ने इस स्टेज बिजनेस में अपना हाथ आजमाने का निश्चय किया। उन्होंने निश्चय कर डिसाइड कर लिया कि मैं भी शो बिजनेस में ही जाऊंगा। ही यूज्ड हिज मदर्स कॉन्टैक्ट्स एंड इन 1897 लैंडेड अ रोल इन द क्लॉक डांसिंग ट्रूप कॉल्ड द 8 लैंकाशायर लैड्स। अब उन्होंने इस काम के लिए जो उनकी माताजी की पहचान थी, जो उनके लिंक थे, उन कॉन्टैक्ट थे, उनका इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करते करते उनको सफलता मिली। सफलता कब मिली? जब 1897 में उन्होंने एक रोल प्ले किया और रोल किस चीज़ का था? क्लोक डांसिंग। क्लोक डांसिंग वाले एक सूट पहनकर, सर पे कैप वैप पहनकर और ये सूट के साथ तब जाकर ये लोग डांस करते हैं। तो इस ट्रूप का नाम था 8 लैंकाशायर लैड्स। 8 लैंकाशायर लैड्स। इट वॉज अ शॉर्ट स्टिंट एंड नॉट अ टेरिबली प्रॉफिटेबल वन। ये एक छोटा सा प्ले था, ये एक छोटा सा प्ले था और इसमें कोई मतलब इतना ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं था। छोटा सा प्ले था, प्रॉफिट भी नहीं था, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ कि इनको एक शो मिला, इनको एक पहचान मिली। फोर्सिंग द गो गेटर चैपलिन टू मेक एंड्स मीट एनी वे ही कुड। बस ये था कि चलो मिल गया तो रोज़ की रोटी इनको मिलने लगी, खाना वाना खा लेते थे, है ना, जीवन यापन करने के लिए। नो प्रॉफिट नो लॉस, वो इनकी स्टेज यहाँ से हो जाते था। इन वन ऑफ हिज अर्ली इंटरव्यूज़, जब उनका शुरुआत में इंटरव्यू हुए तो उन्होंने बताया था क्या, आई वॉज अ न्यूज़ वेंडर, प्रिंटर, टॉय मेकर, डॉक्टर्स बॉय etc, बट ड्यूरिंग दिस ऑक्यूपेशनल डिग्रेशंस आई नेवर लॉस्ट साइट ऑफ माई अल्टीमेट एम टू बिकम एन एक्टर। इन्होंने यहाँ तक बताया कि जब मैंने जीवन यापन के लिए, मैंने एक समय की रोटी खाने तक के लिए बहुत सारे काम किए हैं। क्या काम किए हैं? मैंने अखबार भी बेचा है, मैंने प्रिंटर पे भी काम किया है, मैंने खिलौने बनाए हैं, मैंने डॉक्टर के यहाँ पर भी काम किया है, लेकिन इन सब काम के साथ साथ मैंने कभी भी अपना सपना नहीं तोड़ा, मैंने कभी भी अपना सपना नहीं छोड़ा, क्योंकि ये सब टेम्परेरी थे। मेरा सपना क्या था? एक एक्टर बनने का। मेरा सपना क्या था? एक एक्टर बनने का, जो मैंने कभी छोड़ा नहीं। सो बिटवीन जॉब्स आई वुड पॉलिश माई शूज, ब्रश माई क्लोथ्स, पुट ऑन ए क्लीन कॉलर एंड मेक पीरियडिक कॉल्स एट ए थिएटिकल एजेंसी। और जब ये काम मैं करता था, मुझे जितना समय मिलता मैं उसमें अपने जूतों को चमकाता, अपने दांतों को चमकाता, अपने कपड़ों को चमकाता और बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार होकर मैं थिएटर में पहुंचता हूँ, उनके एजेंसियों से बात करता और अपने अंदर पॉलिश करके खुद को, मैं जो मेरा टैलेंट था उसको मैं इम्प्रूव करता था, उसको मैं इम्प्रूव करता था। इवेंचुअली द अपॉर्चुनिटीज़ चैपलिन desired did present themselves, and being the man who believed in striking while the iron is hot, he grabbed it with both hands। यहाँ तक कि अब चैपलिन की इच्छा होती थी भाई, उसको जो अपॉर्चुनिटी मिलती, जो उनको मौके मिलते, जो भी उनके सामने अपॉर्चुनिटी आती, वो दोनों हाथों से उसको पकड़ते, क्योंकि उनका मानना था कि जब लोहा गर्म होता है तो हमें उस पर वार कर देना चाहिए। जब हमारे सामने कोई भी मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, तो हमें उसको मना नहीं करना चाहिए, हमें उसके लिए इंस्टेंट हाँ कर देना चाहिए। ये सोच चार्ली चैपलिन की थी। ही मेड हिज एक्टिंग डेब्यू एज ए पेज बॉय इन अ रेंडिशन ऑफ शेरलॉक होम्स। इन्होंने शुरुआत की थी एक पेज बॉय, जो कि शेरलॉक होम्स की जो बुक है उसके ऊपर यह बना था। इन 1914 में चार्ली मेड हिज फिल्म डेब्यू। चार्ली ने अपना फिल्म में शुरुआत की, फिल्म में डेब्यू किया। इन ए समवट फॉरगेटेबल वन रीडर कॉल्ड मेक अ लिविंग। एक फिल्म थी मेक अ लिविंग, वहाँ से चार्ली ने अपना डेब्यू किया, वहाँ से चार्ली ने अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया। टू डिफ्रेंशिएट हिमसेल्फ फ्रॉम द अदर एक्टर्स इन सैनेट फिल्म्स, चैपलिन डिसाइडेड टू प्ले ए सिंगल आइडेंटिफाइबल कैरेक्टर, द लिटिल ट्रैम्प वाज बोर्न। अब बाकी एक्टर्स से अपने आप को अलग दिखाने के लिए, भाई एक करोड़ों एक्टर होते हैं, उनको या उनसे अपने आप को अलग दिखाने के लिए एक नया कैरेक्टर पैदा किया, एक नया प्ले किया, जिसमें अकेले ने परफॉर्म किया, और इसका नाम था लिटिल ट्रैम्प। क्या नाम था? लिटिल ट्रैम्प नाम का प्ले किया। उसमें कैरेक्टर अकेले प्ले किया और उसने इतना ज़्यादा आकर्षक किया लोगों को कि लोगों के मन में वहाँ पे चैपलिन छप चुका था। चैपलिन अपीयर्ड इन 35 मूवीज़। अपने पूरे करियर में
चार्ली ने लगभग 35 मूवीज़ की हैं और बाद में म्यूचुअल कंपनी में ऐड हो गए। और वहाँ पर जब ये सिर्फ 26 साल के थे, सिर्फ 26 साल की उम्र में, उससे पहले 35 मूवी कर चुके थे और बाद में म्यूचुअल कंपनी, मतलब दो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के दौरान एक कंपनी बनाई, उसमें इन्होंने अपना पार्ट ले लिया। ही वॉज पेड ओवर, ये लगभग एक साल के $670,000, एक साल के $670,000 अर्न करते थे। दिस हैड मेड हिम अ वेल्दी मैन बट इट डिड नॉट डिस्ट्रैक्ट हिम फ्रॉम हिज पैशन फॉर द आर्ट। अब ये अमीरों के शुमार हो गए थे, अब इनके पास काफ़ी पैसा होने लगा था, ये अमीर होने लगे थे, लेकिन इस अमीरी से भी इन्होंने कभी अपनी आर्ट को छोड़ा नहीं, कभी अपनी आर्ट से दूर नहीं हुए और आर्ट को हमेशा एक पॉलिश करने में, चमकाने में लगे रहते थे। हिज स्ट्रिक्ट वर्क एथिक्स मेड हिम ए परफेक्शनिस्ट। अब जो इनके काम करने का जो सख्ताई थी, डिसिप्लिन था कि भाई डिसिप्लिन है, काम करना है तो करना है, इससे ये एक परफेक्शनिस्ट बनते थे। परफेक्शनिस्ट क्या होता है? दैट पर्सन हु वांट टू डू हिज वर्क वेरी विद परफेक्शन टेक्निक्स, विद परफेक्ट ऑलवेज। ये चाहते हैं कि इनका जो काम होता है हमेशा बिल्कुल परफेक्ट हो, उसमें कोई भी कमी ना रहे, कोई भी मिस्टेक ना रहे, छोटे से छोटे एरर भी उसमें ना मिले। दिस वॉज एविडेंट इन हिज कॉन्स्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन विद सेवरल टेक्स। और ये हमें नज़र आता है, ये नज़र कहाँ पे आता था कि जो चैपलिन थे जब भी ये शूट करते थे, इनकी शूटिंग होती थी, तो ये एक टेक को, एक सीन को बार बार रिटेक करते जब तक वो परफेक्ट ना हो जाए, इनको उसमें सेटिस्फैक्शन ना मिल जाए, चाहे इनको वो एक बार करना पड़े, चाहे इनको वो 100 बार करना पड़े। कभी कभी तो ऐसे भी होता था, बहुत सारे ऐसे मौके हुए हैं कि इन्होंने पूरा सेट ही दोबारा बनवा दिया। इन्होंने भाई पतला सेट बनाया, तैयार है, इनको अच्छा नहीं लगा, इन्होंने पूरा का पूरा सेट ही दोबारा से बनवा दिया। और यहाँ तक कि अगर इनको एक्टर पसंद नहीं आए तो सारी की सारी जो कास्टिंग होती थी, जो और अदर एक्टर थे, उनको ही बदल दिया और विद उसके बाद इन्होंने उस फिल्म को दोबारा शुरू किया नए एक्टर के साथ। ये इतना भी करते थे, ठीक है, वरना मूवी बन जाती, सब कुछ फिर कौन करता है, बट ये करते थे। अब बट ऑल दोज रिसूट्स एंड चैपलिन्स टेंडेंसी टू गो द एक्स्ट्रा माइल पेड ऑफ एज हिज कैरियर प्रोग्रेस्ड। लेकिन इन सब के बावजूद, बट ऑल दोज रिसूट्स एंड चैपलिन्स टेंडेंसी, लेकिन जब ये कैरियर के उफान पर थे तब भी ये काम करते थे और पेड ऑफ, मतलब उससे फिर भी उन्होंने छूट नहीं की। मान लो आप अपनी बुलंदी तक पहुंच गए, तब भी ये अपने परफेक्शनिस्ट को ख़त्म नहीं कर पाए, फिर भी परफेक्ट चीज़ें चाहते थे। उसके लिए चाहे इन्हें एक बार रिटेक करना हो, चाहे 100 बार शूट करना हो, ये करते थे। इन द 1920s, 1920 की बात है, ही मेड फिल्म, इन्होंने फिल्में बनाई। भाई 1920s, 20 सदी की बात है, 1921 में द किड इन्होंने बनाई, द पिलग्रिम 23 में, वुमेन इन पेरिस 1923 में, और गोल्ड रश जो 1925 में इन्होंने बनाई। अ फिल्म चैपलिन वुड लेटर से ही वांटेड टू बी रिमेंबर्ड बाय एंड द सर्कस 1928। ए फिल्म चैपलिन वुड लेटर से, बाद में चैपलिन कहता है कि मुझे ऐसी मूवी बनानी है कि मेरे बाद भी जब लोग मुझे याद करें, और उन्होंने एक मूवी बनाई जिसका नाम था द सर्कस 1928 में। द लास्ट 3 फिल्म, अब इन्होंने जो बात की 3 फिल्में रिलीज़ की, वो इन्होंने यूनियन आर्टिस्ट, जो यूनाइटेड आर्टिस्ट थे उनके साथ की, उनके द्वारा की, और एक प्रोडक्शन हाउस बनाया। इस प्रोडक्शन हाउस को उसने बनाया चार्ली चैपलिन ने। अकेले नहीं थे, इनके साथ 3 पार्टनर और थे, एक डगलस फेयरबैंक था, मैरी पिकफोर्ड और D.W. ग्रिफिथ। इन चारों ने मिलकर आपस में एक नई प्रोडक्शन कंपनी बनाई, नया प्रोडक्शन हाउस बनाया जिसका नाम था यूनाइटेड आर्टिस्ट, और इसके फाउंडर कौन थे? चार्ली चैपलिन, इनके साथ 3 दोस्त और थे, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट हिज करियर। नाउ अब ये तो अब तक जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा उनके रिलेटेड टू प्रोफेशन के बारे में। अब ऑफलाइन लाइफ क्या थी? भाई तो स्टेज लाइफ हमने पढ़ ली, लेकिन इसके अलावा जीवन था वो क्या था? तो उसमें जो उनकी वाइफ थी, जिनसे इनकी शादी हुई थी, उनका नाम था ऊना ओनेल। क्या नाम था? ऊना ओनेल। और ऊना ओनेल एक लड़की थी किसकी?
एक राइटर की, एक प्ले राइटर, एक प्ले लिखने वाले राइटर की लड़की थी जिसका नाम था, राइटर का नाम क्या था, यूजेन ओनेल। राइटर का नाम क्या था, यूजेन ओनेल, और बेटी का नाम क्या था, ऊना ओनेल। दे हैड 8 चिल्ड्रन, इनको 8 बच्चे हुए, इनको 8 बच्चे थे। 1972 में चैपलिन को एक अवार्ड मिला, ऑनररी अकेडमी अवार्ड। चैपलिन को एक अवार्ड मिला, ऑनररी अकेडमी अवार्ड। दिस हैपेंड शॉर्टली आफ्टर हिज फाइनल फिल्म। और ये कब हुआ, जब उनकी लास्ट मूवी आई, जब उनकी लास्ट मूवी आई 1967 में, अ काउंटलेस फ्रॉम हांगकांग। 1967 में जब इनकी लास्ट मूवी आई थी अ काउंटलेस फ्रॉम हांगकांग, तो इस फिल्म के जल्दी, इस फिल्म के बाद में जल्दी ही इनको ऑनररी एकेडमी अवार्ड मिल गया था, विच वाज हिज फर्स्ट। और ये जो अ काउंटलेस फ्रॉम हांगकांग है, ये इनकी पहली और सिर्फ रंगीन मूवी है। ये इनकी पहली, और ये मान लो पहली और आखिरी रंगीन कलरफुल मूवी। आपको पता है पहले कलरफुल नहीं आती थी, पहले ब्लैक एंड वाइट आती थी। भाई मान लो आपके यहाँ पे भी शुरुआत में एक हरिश्चंद्र नाम की मूवी है, साइलेंट मूवी है और ब्लैक एंड वाइट है। तो पहले यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट आती थी, या तो बहुत बाद में ब्लैक एंड वाइट आई हैं, बट ये चार्ली चैपलिन की पहली और आखिरी मूवी थी जो कलरफुल थी। इससे पहले सारी ब्लैक एंड वाइट थी। अगर आप इनकी मूवी देखोगे वीडियोज़, तो वो सारी आपको ब्लैक एंड वाइट ही मिलेंगी। Despite a stellar cast, the film could not perform at the box office. अब आखिरी थी चार्ली चैपलिन की थी, उसके बावजूद भी इसने बॉक्स ऑफिस पे कुछ ज़्यादा कमाल नहीं किया, बॉक्स ऑफिस पे कुछ ज़्यादा कमाल नहीं किया। बस ये था कि चार्ली चैपलिन थे, अच्छे एक्टर थे, उनसे जो हुआ, अदरवाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया। ही पास्ड अवे इन 1977। जब इनकी मूवी आई थी 67 में, तो उससे 10 साल बाद 1977 में इनकी मौत हो जाती है। व्हाट हैपन डेज आफ्टर हिज पासिंग वाज समथिंग स्ट्रेट आउट ऑफ हिज फिल्म्स। अब क्या होता है भाई, इनकी मृत्यु के बाद क्या होता है, जब ये गुजर जाते हैं तो क्या होता है वो समझिए। चैपलिन्स बॉडी वाज स्टोलन फ्रॉम हिज ग्रेव। अब भाई जब मौत हो जाती है इनको दफना देते हैं, लेकिन जहाँ इनको दफनाते हैं वहाँ से कुछ चोर इनकी लाश को चुरा लेते हैं, और लाश को चुराने के बाद रैंसम, फिरौती मांगते हैं। क्या करते हैं, फिरौती मांगते हैं, और वो फिरौती कितने की होती है, $4 लाख, $4 लाख की फिरौती मांगते हैं लाश के लिए। आप देखो कितने कीमती लाश बनाई उन्होंने। लेकिन लगभग 11 हफ्तों के बाद लाश मिल जाती है, और जो क्रिमिनल्स थे वो पकड़े जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर लवली लाफ्टर किंग मिस्टर चार्ली स्पेंसर चैपलिन। अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कमेंट बॉक्स में नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।